बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 57 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द नॉवल आल्सो। अगर आप चैनल में नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको नावल पसंद आए और ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता है ब्रो। नावल नेम कल्बे सर एस कलम एमिरेट्स, उर्दू नावल आर्शिव। सड़कों के सारे कानूनी चारे तोड़ते उमर की गाड़ी हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पर जा रुकी थी। गाड़ी की जेब की आवाज़ से ज़बरदस्ती रोकते उमर दरवाज़ा खोलते हुए गुस्से से आग बबूला बाहर निकला और बिना अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए बिना चाबी निकाले अंदर की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ा। इसके तीर जैसे तेज़ कदमों का रुख मीरा के कमरे की जानिब था। बलाच और आकब की गाड़ी भी उमर के गाड़ी के पीछे आ रुकी थी, मगर वो कहीं नहीं था। शिट, अंदर भाग वाली, मैं इसकी गाड़ी को ठकाने लगा के आता हूँ, आके बोलता उमर की गाड़ी की जानिब बढ़ा तो बलाज ने से इसका बाजू खींचा। बेवकूफ़, मुझे केले को वो बिफरा शेर चीर फाड़ के रख देगा। अंदर चलो मेरे साथ, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। इस मीरा को बचाने कहीं इस देव के हाथों जहन्नम रसीद ही ना हो जाए। बिलाल इसका बाजू खींचते से अंदर ले गया था। वो दोनों तेजी से अस्पताल की राहदारियां गुजरते उमर के पीछे लिपके थे, जो इन्हें मीरा के रूम में जाता दिखाई दिया था। कहाँ है वो? उमर को रऊफ दिखाई दिया तो वो चलाते हुए इसने कड़े लहजे में पूछा। सर, वो रूम में है, होश में आ चुकी है। रऊफ ने उमर के पीछे भागकर इसके कदम से कदम मिलाया था। उमर सुन, रुक जा। बिलाज पीछे से चीहा, मगर परवाह किसे थी। दाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो नीम दराज निढाल सी मीरा, जिसका सर सफ़ेद पट्टी में लिपटा हुआ था, एकदम से लर्ज गई। चिटा। उमर एक जस्ट में इस तक पहुंचा और पूरी कुव्वत से उल्टे हाथ का थप्पड़ मीरा के मुंह पर दे मारा। इसका तो पहले ही चोट के बायस दिमाग काम करने से कासिर था, ऊपर से उमर के बारी हाथ से पड़ने वाला वाहिद जानदार थप्पड़ इसके पूरे दिमाग को हिला कर रख गया था। सर की पूछ पर लगे जख्म के टांके उमर के हाथ का एक थप्पड़ पड़ने से ही खुल गए थे और खून तेजी से इसके सर से रसने लगा था। और फिर से वो होशो हवास से बेगाना होने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने की? उमर इसे गर्दन से पकड़ता बिना इसकी हालत का लिहाज किए, बिना इसके हाथों में लगी ड्रिप्स का लिहाज किए, इसे ऐसे ही रूम से उठाकर बाहर ले आया। इसके गुस्से को देखते किसी ने करीब जाने की हिम्मत ना हुई थी। पलाच और आकब जो तेज कदमों से भागते मीरा के रूम के करीब पहुंचे थे, एकदम से दोनों को ब्रेक लगी थी। एक नस्वानी वजूद हवा में उछलता हुआ इनके कदमों में आ गिरा था। वो दोनों बेयकीनी से आंखें फाड़े एक दूसरे को देखा था। इमरजेंसी वार्ड के बड़े से हाल में बेशुमार लोगों के बीच वो ज़मीन पर पड़ी साखन हो गई थी। इसे उमर ने कमरे से बाहर लाते ही गर्दन से इतनी बेदर्दी के साथ झटका कि वो हवा में उड़ती 3 फीट की दूरी पर खड़े बल्लाज और आकब के कदमों में जा ढेर हुई थी। बल्लाज ने अजीब डर भरी नज़रों से उमर को देखा, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो इस वक्त कोई वहशी ही मालूम हो रहा था। अभी वो फिर से मीरा की जानब लिपकता कि बल्लाज और आकब ने आगे बढ़ती इस तूफान को दोनों बाजों से बमुश्किल थामा और नर्सों को मीरा को उठा कर ले जाने को कहा था। छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ छोड़, मैं इसका सर कुचल दूंगा। उमर बल्लाज और आकब से अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश करते बोला। उमर, ये हॉस्पिटल है, क्या कर रही हो? डॉक्टर बानी को जैसी वाकये की इत्तला मिली वो दौड़े चले आए और अब उमर को देखते गुस्से से बोले। हर तरफ मौजूद अफराद ने फ़ोन निकालते वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, जो यकीनी तौर पर थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जानी थी। इसे लेकर आए अब भी और इसी वक्त इसे मेरे सामने लाएं। उमर पूरी कुव्वत से दूर खून में लथपथ पड़ी से स्ट्रेचर पर ले जाती मीरा को देखकर चीखा था। बस कर उमर, बैठ इधर। बलाज ने इसे ज़बरदस्ती से पास पड़े बेंच पर बैठाया। उमर का सांस गुस्से से फूल चुका था, चेहरा आग पड़ता तुरप पड़ता आग निकाल रहा था। छोड़ो यार, उमर ने पूरी कुव्वत से बलाज और आकब से खुद को छुड़वाना चाहा, मगर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि नाकाम रहा। रऊफ ने पानी का गिलास बलाज के हाथ में थमाया। ये ले पानी पी। बलाज ने जबरदस्ती उमर के मुंह से पानी का गिलास लिया। एक तरफ बलाज और दूसरी तरफ आकर बैठे से अपने मजबूत बाजू में जकड़े हुए थे, जबकि डॉक्टर बानी कमर के दोनों तरफ बाजू बांधे गुस्से से उमर को घूर रहे थे। छोड़ दो यार, नहीं जा रहा कहीं, उमर ने चिढ़कर कहते अपने बाजू दोनों की गिरफ्त से आज़ाद करवाए। सॉरी डॉक्टर, प्लीज़ सॉरी, हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। बलाए डॉक्टर रुबानी से शर्मिंदा लहजे में मुहासरत करते बोला तो वो सख्त निगाह इन तीनों पर डालते तेज़ी से वहाँ से निकल गए। क्या कह रहा था ये यार, मर मरा गई तो फिर? आकब उमर को देखते बोला, जो दोनों हाथ बांधे कन्हैया घुटनों पर टिकाए आगे को झुक कर बैठा था। मरेगी तो ज़रूर, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। उमर सीधा होकर बैठते आकब को देखते बोला। सब देख रहे हैं उमर, बलाए दांत पीसते बोला। मुझे नहीं परवाह, दिल करे कुत्तों के आगे डाल दो इसको। उमर जबड़ा बेंचर को और घुरा कर बोला था। फिर एकदम से इसे कोमल की आखिरी अल्फाज याद आई तो खून फिर से उबलने लगा। खुद को समझती क्या है ये? मेरी बीवी के बारे में बात करी तो इसे क्या लगता है मैं जान बख्श दूंगा इसकी? हिम्मत कैसे हुई मेरी ईमान के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? इस बगैरत को ना भेज दूं मैं कोठे पर। उमर ऊंची आवाज से दहाड़ा तो बिलाज ने इसके मुंह पर हाथ रखा और इसे आंखें निकाल कर देखने लगा।
उमर चुप कर जा, अल्लाह का वास्ता, ये हॉस्पिटल है कि सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, सब देख रहे हैं हमें, छोड़ मुझे। और मैंने इसकी बात को हाथ में ना लाते हुए दर्दी से इसका हाथ अपने मुंह से हटाते झटका। मामू की कॉल आ रही है। बलाए बड़बड़ाते फ़ोन कान से लगा गया। जी मामू। ओके मामू। जी ओके मामू। नीली पड़ती रंगत से बलाज जी कहते फ़ोन काट गया था और शोला बार निगाहों से उमर को देखने लगा। उठ जा आप, घर बुला रहे हैं मामू। बलाज गुस्से से बोला तो उमर इसे बदलते हुए देखने लगा। क्यों, वो क्यों बुला रहे हैं? आकब डर के तहत एक हाथ से उमर का बाजू थामते बोला, कहीं फिर से नए से जोश आ जाए। ये मनहूस इंसान वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। घर बुला रहे हैं मामू, वो भी इसके ही बाप है। अच्छा खासा पारा चढ़ा हुआ है इनका। उमर बलाज उमर को देखते बोला, क्या मतलब है वायरल हो गया? उमर अजीब से लहजे में बोला जैसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जनाब, ये जो मीरा को हवा में लहरा कर रूम से बाहर लाए हो ना, इसकी यहाँ मौजूद अवाम ने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मुबारक है ईमान के आशिक, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हो तुम इस वक्त। बलाज बोला तो आकब और उमर की आंखें एक साथ बेयकीनी से पटी थी। उमर तो कमाल साहब के गुस्से का सोच तो मानो शेर से घेदड़ बन गया था। थोड़ी देर में वो तीनों घर पर मौजूद थे। रात का पुरसुकून अंधेरा घर की फिजाओं पर छाया हुआ था, लेकिन लाउंज एरिया में बेचैनी और घुटन ने हर चीज को जैसे जकड़ रखा था। तमाम घर वाले खामोशी से कुमार साहब को देख रहे थे, जिनका जलाली गुस्सा माहौल को बट्टी की तरह दहका रहा था। इनकी निगाहों में सती और चेहरे पर गैस के असर नुमाया। सामने सोफे पर उमर सर झुकाए बैठा था। उसकी मजबूत वकार से भरी 32 साल शख्सियत उस वक्त किसी शर्मिंदा बच्चे की तरह टुकड़ी हुई महसूस हो रही थी, लेकिन ये शर्मिंदगी कम और खुद पर काबू पाने की कोशिश ज़्यादा लगती थी। वह जैसे अपने अंदर उबलते गुस्से को दबा रहा था। उसके बराबर खड़ी सोफिया बेगम के चेहरे पर बेचैनी और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें सवाली और परेशान थी। पीछे दीवार के साथ चिपकी खाने मोबाइल की स्क्रीन में नजरें गाड़े खड़ी थी। उसकी ये कोशिश कि वो खुद को माहौल से अलग जाहिर करे नाकाम साबित हो रही थी। उसके साथ दोनों हाथ सीने पर बांधे बिलाज खड़ा था, जिसकी खामोशी किसी अंदेशे का पता देती थी। और इसके साथ चुप सादे आकब खड़ा था। हाल के एक तरफ मोमिन और लकी खड़े इस मंजर का खामोशी से लुत्फ ले रहे थे। उनके लिए आज के दिन किसी त्यौहार से कम न था। बरसों के बाद ये मौका आया था कि कुमार साहब के जलाली गुस्से का निशाना उमर बना था। वो दोनों जो हमेशा उमर की डांट और गुस्से का सामना करते आए थे, आज दिल ही दिल में खुशी से फूले न समा रहे थे। मसनूई परेशानी उनके चेहरों पर जरूर थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून छुपा हुआ था। ये वो मंज़र था जो कभी-कभार ही देखने को मिलता था, और आज ये यादगार लम्हा मोमिन और लकी के लिए किसी नाम से कम ना था। बीजान अपनी महसूस आरामदायक कुर्सी पर बैठी खामोशी से इकबाल साहब को देख रही थी। घर की सरबराही का ऐसा जलाली दौरा कमाल साहब को कभी-कभार ही पड़ता था, मगर जब पड़ता तो पूरे घर पर जैसे सख्तादारी हो जाता था। एक लम्हे के लिए इनकी नज़रें कमाल साहब के जलाली चेहरे पर रुकी, और फिर उन्होंने सोफे पर सर झुकाए उमर को देखा, जो हाथ में फ़ोन थामे अपनी खामोश किस्त के साथ बैठा था। वो वीडियो जिसका मज़ाक उड़ाने के लिए काफ़ी थी, बार-बार चलाई जा रही थी। ये छठी बार था जब इसे ज़बरदस्ती अपनी ही मार कुटाई की वीडियो दिखाई जा रही थी। उमर की नज़रें झुकी हुई थीं, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी से ज़्यादा बेबसी के आसार थे। शायद वहाँ सबको ये यकीन था कि इस वीडियो को बार-बार दिखाकर वो उमर के इसके कारनामे की शिद्दत का मज़ीद एहसास दिला सकते थे। बिजॉ ने एक गहरी सांस ली और बेबसी से उमर को देखा। वो इसके चेहरे पर फ़िक्रमंदी और मोहब्बत के मिले-जुले तासुरात आ रहे थे, मगर आज वो भी कमाल साहब के गुस्से के सामने बेबस नज़र आ रही थी। इनका वजूद जैसे कुछ कहना चाह रहा था, मगर ज़बान खामोश थी। वीडियो खत्म होते ही उमर ने धीरे से नज़रें उठाई और सवालिया निगाहों से कमाल साहब की तरफ देखा, जैसे वो फिर से उनके फिर देखो कहने का मुंतज़िर हो। काली हीरोगिरी, मिल गया सुकून, क्या इज़्ज़त रह गई है मेरी? कमाल साहब ने कुर्सी के हत्थे पर ज़ोर से हाथ मारा। इनके दहाड़ से लाउंज की खामोशी कांप उठी थी। उमर समेत पूरे घर वालों के वजूद लर्ज़ के। करीब खड़ी हानिया के हाथ से फ़ोन खड़खड़ा कर तकरीबन गिनने को था, मगर वो आखिरी लम्हे में संभाल गई। मोमिन और लकी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। इनके लिए ये मंजर किसी दिलचस्प ड्रामे से काम न था। फाइनली शो शुरू हो चुका था और दिल ही दिल में इस मौके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कमाल साहब ने अपनी जलाली निगाहों से उमर को देखा और वह एक बार फिर से सर झुका गया। शायद ये शर्मिंदगी के बायस है, या शायद अपने बाबा के जलाल का एहतराम। इधर देखो मेरी आंखों में। कमाल साहब की गजदार आवाज़ लाउंज में गूंजी तो उमर ने किसी रिपोर्ट की तरह फ़ौरन झुकी हुई गर्दन उठाई और आंखें इनकी आंखों में डाल दी। तुम्हें ज़रा सी भी अकल है? अस्पताल में औरत पर हाथ उठाया, और वो भी इस तरह कि सारी दुनिया देख रही थी। तुम्हें खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं आया? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाप की इज्जत का क्या होगा? कुमार साहब की आवाज़ में छुपे गुस्से और मायूसी ने उमर के दिल को जैसे दहला दिया था। इसने बेसाख्ता नजरें झुका ली। सर उठाओ। कुमार साहब की दहाड़ एक बार फिर गूंजी तो उमर जो शर्मिंदगी के बोझ तले दब रहा था, झट से सर उठा गया और इनकी आंखों में देखने लगा। यही तो सबसे बड़ा डर था जो इसे अपने वालिद से हमेशा लगता था। वो शर्मिंदगी के बाद सर झुकाने तक की इजाज़त न देते थे।
अब मरता क्या ना करता, इसे बेबस होकर इनकी आँखों में आँखें डालकर खड़ा रहना था, जब तक इनका गज़बनाक तकरीर ख़त्म ना हो जाती। ये काम इसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। बरखुरदार बताना पसंद करोगे कि ये क्या गुल खिला कर आए? मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे फ़ोन कर के पूछ रहे हैं, कमाल साहब ये आपका बेटा उमर ही है ना? अब बताओ क्या जवाब दूँ इन्हें? कमाल साहब की आवाज़ में गूंज थी और गुस्से की शिद्दत से इनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इनकी बातों का एक-एक लफ़्ज़ उमर के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। पूरा हाल जैसे इनकी आवाज़ की गूंज से लरज़ रहा था। हर तरफ खामोशी थी। सबके चेहरों किसी अदालत के कटहरे में मौजूद मुल्ज़िम को देखने वाले अफ़राद की तरह लग रहे थे। एक लम्हे के लिए खामोशी हुई तो उमर ने मौका गनीमत जानकर अपनी सफाई देने की कोशिश की। बाबा, मेरा कोई कसूर नहीं था, इसने मुझे धोखा दिया और ईमान के बस। उमर की सफाई दरमियान में ही रह गई क्योंकि कमाल साहब ने एक हाथ उठाकर इसे चुप करा दिया। इनके चेहरे पर सख्ती के आसार मज़ीद गहरे हो गए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बहाने सुनने बैठा हूँ? धोखा दिया, फ्रॉड किया, जो भी किया, तुम कौन होते हो किसी और पर हाथ उठाने वाले? क्या यही तरबियत दी थी मैंने तुम्हें? गुस्से की शिद्दत से उनका झूम जोश मारा था और इनकी आवाज़ एक बार फिर हाल में गूंज उठी थी। कमाल, गुस्सा कम थोड़ा कम करो, बच्चा है। विजान ने उमर की हमायत में धीमी आवाज़ में कहा तो कमाल साहब ने हैरत और गुस्से में बड़ी नज़रों से इन्हें देखा, जैसे वो इनके अल्फाज पर यकीन न कर सके। लो जी, अगर भाई बच्चे हैं तो फिर मैं काका हुआ ना। मम्मी ने बीजान के उमर के हाथ में बात सुनकर मुंह बुरा सा मुंह बनाते हुए बनाया था। और अगर आप काका हो तो मैं फिर क्या हूँ? मैं क्या हुआ फिर? लकी ने मोमिन की तरफ हैरान से देखते हुए, चुप रहो तुम अभी पैदा ही नहीं हुए। मोमिन ने बड़ी संजीदगी से नजरें सामने जमा कर जवाब दिया। इसकी बात पर लकी का मुंह खुला का खुला रहेगा मगर वो खामोश हो गया। बच्चा? ये 32 साल का हट्टा कट्टा मर्द आपको बच्चा लग रहा है? मिजान की बात पर कमाल साहब ने तंज़िया अंदाज में कहा। इनकी आवाज़ में ऐसा तंज था कि कमरे की फ़िज़ा और गहरी हो गई। मिजान ने मोहब्बत भरी नज़रों से उमर को देखा, जो बच्चों की तरह मुँह बसोरे बैठा हुआ था। कमाल, उमर ने जो भी किया गुस्से में आकर किया। यकीनन कसूर इस लड़की का ही होगा। वैसे भी गलती हो ही जाती है इंसान से। आप जानते हैं अपने बेटे को, वैसा नहीं है। पहले कभी कोई शिकायत आई है इसकी? सोफ़िया बेगम ने भी बेटे की हिमायत में नरम लहजे में बात की। आप चुप रहें बेगम, बेटे को शहद देना बंद करें। कमाल साहब का गुस्सा बेगम पर निकल पड़ा। इनका लहज़ा सख्त हो गया था। गलती चाहे किसी की भी हो, इसने ये तक नहीं सोचा कि इसके फ़ेल का असर हम सब पर पड़ेगा। ख़ानदान की इज़्ज़त और मेरी इज़्ज़त का ख़्याल करना चाहिए था। बाबा, इस औरत ने ईमान की क्या ईमान की? वहाँ साहब ने उमर की बात दी काट दी और सख्ती से कहा, ईमान के पीछे छुपना बंद करो तुम। बात सिर्फ़ इतनी है कि औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, बुज़दिली है। और तुमने ये करके खुद को बुज़दिल साबित कर दिया। उमर के लिए ये सुनना आसान ना था। इसकी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ बाबा। वो बोला तो लहजे में गुस्सा और तकलीफ की झलक वाज़िह थी। वो लड़की गद्दार थी, मेरे ही साथ रहकर मेरे ही केसेस की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी। मेरे ऑफिस की एक-एक खबर वो इजाज़ दौरानी को पहुँचा रही थी और कल तो इसने हद ही कर दी। इसने एक लम्हे के लिए अपनी साँस बहाल की और अपने जज़्बात पर काबू पाने की कोशिश की। बाबा, मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और आइंदा भी अगर कोई मेरी बीवी के बारे में घटिया अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करेगा या मेरी इज़्ज़त पर बात करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूँगा। उमर ने धीरे मगर मज़बूत लहजे में कहा। इसके अल्फाज़ नर्म थे मगर इनमें छुपी सख्ती महसूस की जा सकती है। बात ख़त्म करते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अगर तुमने आइंदा ऐसा किया तो मैं तुम्हें ऐसे चुप कराऊँगा कि तुम बोलना भूल जाओगे। मत भूलो मैं तुम्हारा बाबू। कमाल साहब ने भी बराबरी का जवाब दिया। उनकी आंखों में गुस्से की शिद्दत थी और उमर इनके अल्फाज से दबाव महसूस कर रहा था। उमर ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर दिल में लहजे में बोला, मेरी वजह से अगर आप हर्ट हुए हैं तो आई एम सॉरी। बात खत्म करते हुए उठ खड़ा हुआ था। इसका रुख अब अपने कमरे की जानिब था। सारे मामले को समझने के बाद अब इसे अपने अमल पर मजीद पछतावा होने लगा था। अब इसे अमान से माफ़ी मांग कर अपने नुकसान की भरपाई करानी थी, जो कि नामुमकिन था। इसे अंदाज़ा था जो अमल इससे हो गया वो नाकाबिले तलाफ़ी था, मगर एक उम्मीद की किरण दिल में जलाई। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़े पर आते इसके कदम रुके थे। चंद सांस अंदर खींच कर इसने जैसे अपनी ऑक्सीजन पूरी की थी। फिर फ़ौरन से दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हो गया। पीछे इकमाल साहब और बाकी सब घरवाले इस खाली रास्ते को सवालिया नज़रों से देख रहे थे, जहाँ से उमर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर गया था। किसी को भी उमर की आहर में कहीं बात समझ ना आई थी, सिवाय आकब और बलाज के, जो मामले से आगाह थे। बिलाज ने कमाल साहब को देखते ही हिम्मत करते कुछ कहने को लब खोले मगर अल्फाज हलक से निकल ना पाए। फिर हिम्मत करते वो कमाल साहब को मुखातिब कर ही गया और धीरे धीरे इसने सारी कहानी घर वालों के गोश गुजार कर दी। असल मामला जानते सबके चेहरों पर एक अजीब तासर बिखर गया था। कुमार साहब को मीरा की हकीकत जानते धचका सा लगा था। अब तो इनका भी दिल चाह रहा था कि वो इसके सामने होती तो इसकी हड्डी पसली ये कर देते। आखिर को इसने ईमान के किरदार पे बात की थी, जो वहाँ मौजूद किसी फ़र्द को गवारा ना थी। अब हर किसी को उमर का किया रद्द-ए-अमल मुनासिब लगा था।
सबको एक ही फ़िक्र लाहक हो चुकी थी, भला वो कमज़ोर दिल की मालिक ईमान इतना सब कुछ कैसे सह गई थी। अब इस वीडियो का क्या करना है? माँ साहब फ़ोन की जानिब देखते बोले, इसकी फ़िक्र आप छोड़ दें अंकल, मैं हूँ ना। आका मुस्कुराते हुए बोला, ये भी तो है, आखिर ये कब काम आएगा? मोमी ने लकी की जानिब इशारा किया तो वो फ़हर के साथ अपनी उँगली से ग्लासेस आँख के ऊपर चढ़ा गया। कमाल साहब इन दोनों की मौजूदगी से पुरसुकून हो गए थे। आका व लकी दोनों की कंप्यूटर की बहुत सारी मालूमात रखते थे और उमर की इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटाना इनके लिए बाएँ हाथ का काम था। वो जब कमरे से दाखिल हुआ तो इसकी बेचैन नज़रें कमरे के हर कोने पर पड़ती, जैसे वो किसी को तलाश कर रही हो, मगर वो कहीं भी नहीं थी। कमरे का माहौल खामोश और इसके वजूद से खाली था, जिसे देखकर उमर का दिल बैठ गया था। आधी रात को अगर वो कमरे में नहीं थी तो कहाँ थी? तेज़ कदमों से वो फ़ौरन वार्डरोब और वॉशरूम की जानिब बढ़ा, मगर दोनों जगह खाली थी। कहीं भी नहीं थी। आज उसे उमर ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। उसके अपनी जानिब उम्मीद भरी नज़रों के बावजूद मैंने इसे बेतवज्जी की थी। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था कि बिखरे हुए अंदाज में कमरे के चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए मैंने कमरे के वसत में खड़े बेचैनी से दोनों हाथ अपनी कमर के दोनों तरफ जमा ली। वो अपने होठों को दांत तले दबाता परेशान सा खड़ा। आह वो कहाँ थी? कहाँ हो यार? परेशानी में इर्द-गिर्द देखते सरगोशीनुमा आवाज़ में उससे कहता हुआ भी सोच रहा था कि इसकी नज़र बालकनी के पर्दे की तरफ गई, जो ज़रा-सा हट गया था और शीशे की दीवार के पार ईमान का एक कंधा दिखाई दिया। इसकी साँस में साँस आई, वो बालकनी में बैठी थी। आई मीन टू से बालकनी में बैठी थी और मैंने इसके कमरे में मौजूदगी पर दिल से शुक्र का साँस भरा और तेज़ कदमों से बालकनी के दरवाज़े की जानिब बढ़ा। जितनी तेज़ कदमों से वो इसकी जानिब बढ़ा था, वो बालकनी में दाखिल होते वक़्त इतने ही इसके कदम सुस्त पड़ गए थे। सामने ईमान सोफ़े पर पाँव लपेटे गुमसुम से बैठी थी। ग्रिल वॉल खुलने की आवाज़ पर उसकी आँखों ने इसे देखा, मगर वो जैसे वहाँ होते हुए वहाँ मौजूद नहीं थी। अपनी जगह से टस से मस ना हुई, किसी गैर मरी नुक्ते को तकते दोनों हाथ झोली में गिराए, वो बेहद उदास और बिखरी सी लग रही थी। इसकी हालत देखकर उमर ने खुद को शिद्दत से कोसा। इसके एक अमल से क्या हो गया था? कहाँ इसका चहकता मुस्कुराता चेहरा और कहाँ इसका अब दिखाई देता उदास चेहरा? इसे इस हाल में देखते उमर इतना तो समझ गया था कि वो अब इसकी ज़रा-सी भी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उमर के मामले में बेहद हिसास हो चुके थे। अगर आप महज़ इनसे घूर का भी देख लेता तो यकीनन इसकी हालत ख़राब हो जाती। चंद पल इसे ऐसे ही देखते उमर वापस कमरे में चला गया। संजीदगी से चलता हुआ वह ईमान की अलमारी तक पहुँचा और इसे खोलकर इसने एक गर्म शॉल निकाली। फिर वापस बालकनी में आ गया। ठंडी रात में वो बिना कुछ छोड़े बैठी थी। इसके बीमार हो जाने के ख़्याल से वो शॉल हाथ में थामे झिझकते हुए धीरे-धीरे इसके करीब पहुँचा। इतना कि अब वो ईमान के चेहरे के सामने खड़ा था। जब उसने शॉल उड़ाने के लिए खुद को थोड़ा-सा झुकाया तो ईमान का चेहरा उमर के सीने से एक नर्म लम्स की तरह टकराया, जो इसकी धड़कनों की बेतरतीबी का बायस बना था। उमर ने बेहद एहतियात से शॉल को मोहब्बत भरे नर्म हाथों से ईमान की कमर पर उड़ाते कंधों पर भी फैला दिया। इस दौरान भी ईमान अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिली थी। इसकी नज़रें बेहरकत थी, किसी स्टैच्यू की तरह एक ही पोज़ में बैठे हुए एक ही मकाम पर नज़रें गाड़े हुए थी। अगर किसी ज़रिए इसकी ज़िंदा जान होने का गुमान होने व सामने वाले को हो सकता था, तो वो इसकी पलकों की हल्की-सी झिंपच थी, जो कभी-कभार धीरे से बंद करती, फिर आहिस्ता से खोल लेती थी। उमर इसे शाल उड़ाता 2 कदम पीछे हटा और इसके चेहरे को देखने लगा, जो मुकम्मल तौर पर लातल्गी ज़ाहिर कर रही थी। इसकी हालत देखकर उमर की आँखों में शर्मिंदगी और अफ़सोस की लहरें दौड़ गईं। चंद लम्हे तक इसकी खामोशी का सामना करते उमर इनकिसारी से ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गया। वो सोफ़े पर बेहिस्सा हरकत बैठी थी और उमर अपनी तमाम शर्मिंदगी समेत इसके कदमों के करीब ज़मीन पर झुक गया। जो नज़रें पहले कहीं गैर मरी नुक्ते पर जमी थी, अब अपने सामने बैठे उमर के चेहरे पर जा टिकी। इसके देखने के अंदाज़ से उमर समझ चुका था कि वह ख़यालात की दुनिया से वापस लौट आई है, मगर इसकी आँखों में कुछ ऐसा था कि उमर ज़्यादा देर तक इनमें देख ना सका था। बेसाख्ता शर्मिंदगी और गुनाह के एहसास ने इससे अपना सर झुका लिया था। चंद लम्हों के वक़्फ़े के बाद इसने खुद को यकजा करते हुए एक बार फिर से नज़रें उठाई और अपनी मैना को देखा। वह अब भी किसी पत्थर की मूर्ति की तरह उसी की आँखों में गुम थी। उमर ने लब खोलने की कोशिश की, मगर क्या बोलता? अल्फ़ाज़ तो जैसे इसके मुँह से निकलने से कासिर थे। शायद इसके पास अल्फ़ाज़ों की किल्लत हो गई थी, या कोई भी जुमला इस मियार पर पूरा नहीं उतरता था कि ईमान के दिल में मरहम बनता। इस तकलीफ़ का मैं दावा करता जो अनजाने में इसे दे चुका था। इसके ज़हन में सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ था, वो कहना चाहता था सॉरी। मगर वो लफ्ज़ ईमान के दिल की गहराइयों को पहुँचने से पहले ही धीमा होकर उमर के दिमाग तक महदूद रह गया था। वो इसकी जज़्बात से यारी निगाहों को देखते कहना चाह रहा था, यूँ मत देखो।
मगर ईमान की आँखों में उतरता नमकीन पानी और इनकी बेबसी उमर को खामोश करवा गया और इसके अंदर से ये बात भी निकल कर लौ तक नहीं पहुँच सकी। इसकी वीरान निगाहों की गहराई देखकर वो तो ये भी नहीं कहना चाहता था कि कुछ तो बोलो, मगर फिर एक लम्हे के लिए ये ख़्याल आया कि जब वो बोलना चाहती थी, तो इसने ही इसे बेदर्दी से खामोश करा दिया था। उमर का सर कभी शर्म से झुकता तो कभी हिम्मत जुटाकर ईमान को देखता, लेकिन फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लेता। यही मंज़र काफ़ी देर तक चलता रहा, जब तक इसे यकीन नहीं हो गया कि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो वो इसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। छूता भी कैसे? क्या वह इसके हाथ थामे? वही जिन हाथ जिन्हें इसने बेदर्दी से झटक दिया था। तब जब इन हाथों को मज़बूती से थामना ज़रूरी था। जब कोई मुनासिब लफ्ज़, जुमला या जवाब ज़हन में ना बन पाया तो वह खामोशी से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और साकिन बैठी ईमान की गोद में अपना सर रखकर और अपनी दाएँ गाल इसके घुटने पर टिका दी, जबकि चेहरा दूसरी तरफ को मोड़ लिया। शायद वो हमारी शर्मिंदगी के अपना आप छुपा रहा था, मगर वारे मोहब्बत इसकी गोद में सर रखते वो इससे से छुप रहा था। पहली बार ईमान की नज़रें मुतर गई। इसने नज़रें नीचे करते हुए उमर का साथ देखा, जो अब खामोशी से इसकी गोद में पड़ा था। ईमान के हाथों में एक नरम सी हरकत आई। इसने अपने हाथ गोद से उठाकर धीरे से उमर के सर पर रखे और बड़ी नरमी से इसके घने से सिल्की बालों में अपनी उँगलियाँ चलाने लगी। ईमान के हाथ की उँगलियों का लम्स उमर को अपने बालों में सरकता हुआ महसूस है। इस लम्स की शिद्दत ने उमर को तकलीफ़ के बावजूद अपने जज़्बात पर काबू पाने की कोशिश में मज़ीद मज़बूती से अपनी आँखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। इसका चेहरा एकदम से सूख पड़ गया। इसकी पशमानी की वजह से लाख ज़ब्त करने के बावजूद उमर की बंद आँखों से आँसू तेज़ी से पलकों को चीरते हुए गालों पर बह निकले। ईमान ने अब भी इसके बालों में उँगलियाँ चलाती इसे खुद के बहुत करीब महसूस कर रही थी। अचानक से उसे अपने घुटने पर नमी का एहसास हुआ तो एक लम्हे के लिए इसकी रूह हिल गई। वो फ़ौरन होश में आई और दिल की गहराइयों से उमर के चेहरे की जानिब देखा। उमर का चेहरा अब इसके लिए नीच से भी कम दिखाई दे रहा था। जो वो देखना चाह रही थी वो देख ना पाई। किसी लाशऊरी जज़्बे के तहत इसने हाथ उमर के साथ से सरकाते हुए आहिस्ता से इसके चेहरे पर ले जाकर नर्म उँगलियों से इसकी पलकों को छू लिया। अपनी आँख के पलकों पर ईमान के हाथ की उँगलियों का लम्स महसूस करते हुए गहरी सुकून की लहर उमर के दिल में दौड़ गई और आंखें मूंद कर वह एहसास को अपने अंदर जज़्ब करने लगा। ईमान के दिल में एक अजीब-सा तासुर उभरा जो मुकम्मल बेयकीनी का था। इसने अपनी उँगली पर नमी महसूस की, लेकिन फिर भी अपना हाथ सीधा करते देखा जहाँ उँगली के पोरों पर आँसू की नमी थी। तो ये सच था कि वो खामोशी से रो रहा था। और जब ईमान को यकीन हो चला कि वो सच में रो रहा है तो इसकी अपनी आँखों में भी नमी उतरने लगी। एक लम्हे के लिए ईमान की साँस रुक गई। इसने कभी उमर को रोते हुए नहीं देखा था। वो तो कहता था वो मजबूत चट्टान है, तो फिर ये आँसू? हाँ, उमर अहमद चट्टान था मगर दुनिया के लिए, अपनी मैना के लिए इसका दिल चिड़िया के परों से भी ज़्यादा नाज़ुक था। वो मज़बूत असाब रखता था, जब तक वो ना चाहता इसके इमोशन हाइलाइट नहीं होते थे और रोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर यहाँ बात ईमान की थी। हाँ, वो इसके लिए रो रहा था, मगर क्यों? जब डिफेंस नहीं कर सकता तो रोना किस चीज़ का? ईमान के दिल में सवाल उभरा, तो क्या इसके मामले में वो इतना कमज़ोर दिल था कि इसको तहफ़्फ़ुज़ तक नहीं दे सकता था? वो बुज़दिल निकला? एक और सवाल ने दिमाग में जन्म लिया। फिर खुद ही जवाब भी तलाश किया, नहीं, वो मेरे मामले में कमज़ोर नहीं है, वो मुझे लेकर कमज़ोर है। उमर अहमद कमाल अपनी ईमान की मोहब्बत में कमज़ोर हो गया था। महबूब की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझने लगा था, तभी मारे बेबसी से रो दिया। वो अपनी गलती पर नादम था। इतना सोचते ही ईमान की आँखों में भी नमी उतरने लगी थी। बेसाख्ता ही इसने खुद पर उड़ाई गई शाल की नुक्कड़ पकड़ते हाथ आगे बढ़ाया, उमर की नम आँखें साफ़ करने लगी। एक बार फिर से आँसू आँख से ढलकता हुआ ईमान के घुटने को गीला कर गया था। ईमान ने फिर से इसकी नम आँखों को शाल से साफ़ करने की कोशिश की तो उमर ने चेहरा मोड़ते अपना पूरा मुँह इसकी गोद में छुपा लिया था। इसकी बोझिल साँसें बता रही थी कि वो मुसलसल रो रहा था। ईमान ने अब की बार प्यार से उमर के बाल सहलाए थे। कुछ कहने की हिम्मत तो इसमें भी नहीं थी। इसके तसल्लीबख्श लम्स पर उमर ने इसकी गोद में चेहरा छुपाए हुए बेसाख्ता अपने दोनों बाजुएं इसके कमर के गिर्द मजबूती से हाइल कर दिए थे। इसके इस अमल पर ईमान ने भी जवाबन मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया था और उमर को मज़ीद तसल्ली देने की खातिर इसके सर पर नरमी से फिरते हाथ सरकाते हुए कमर तक सहलाने लगे। सो सॉरी। धीमी सी आवाज़ ईमान की गोद में से बरामद हुई थी। ईमान के मोहब्बत और तसल्ली बख्श लम्स से इसे शायद इतनी हिम्मत दी थी कि वो बाहर बोल ही पड़ा था। मगर इसके सामने सामने चेहरा करने की हिम्मत अभी भी इसमें नहीं थी। तभी अपना चेहरा ईमान को गोद में छुपाए बैठा रहा। इसके सॉरी कहने पर ईमान के इसके सर पर सरकते हाथ रुक गए। अपने मोम होते दिल को वो फ़ौरन से सँभाल गई। इसे उमर के इतनी जल्दी तो माफ़ हरगिज़ नहीं करना था। इसने पक्का इरादा कर लिया था। सर पर रेंगते हाथ रुके तो उमर ने अपना सर ईमान की गोद से उठाते इसके चेहरे को देखा।
ईमान भी अब इसे ही देख रही थी। सुर्ख नाम आंखें, सुर्ख पड़ती नाक, गाढ़े लाल होंठ उमर की अंदरूनी कैफियत को बयान कर रहे थे। सबके बावजूद रोने का बायस उमर के सफ़ेद चेहरे पर होंठ और नाक शिद्दत से लाल हो चुके थे। ईमान ने आंखें फाड़ी शहजादे को देखा जो इसके सामने बच्चों की तरह रो रहा था। इसकी आंखों में अपने लिए आंसू देखते ईमान का दिल बोझल हुआ था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट बहुत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली प्लीज़ 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 अच्छी रेटिंग कर लो, बहुत अच्छी रेटिंग कर लो ताकि क्या है नावल देने में भी मज़ा आए और हमारी मेहनत भी ज़ाया ना जाए। थोड़ा-सा रिवार्ड तो यार दे दो। वैसे देता तो मेहनत का रिवार्ड अल्लाह है, मगर थोड़ा-सा सपोर्ट कर दो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।